Hello students, welcome all of you to the online platform of Achievers Education. Students, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी जीओसी, है ना। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आप लोगों को 11th में पढ़ाया जाता है। जैसे कि आप जब भी केमिस्ट्री के दुनिया में आते हैं, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दुनिया में कदम देते हैं, वहाँ पे ये टॉपिक आप पढ़ते हैं, यानी उसी का शुरुआत, इस टॉपिक का शुरुआत यहीं से होता है, ठीक है। यानी ये टॉपिक इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप ऑर्गेनिक में आगे जाना चाहते हैं, इस टॉपिक को अच्छे से समझना चाहिए या आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से आना चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। चलो तो स्टूडेंट्स, कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले हम लोग पहले क्या बातें करेंगे कि इस टॉपिक में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है ना। मतलब एक कंटेंट बनाएंगे कि इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, फिर आगे चल के वही जो हम सिलेबस बनाएंगे उस टॉपिक का, उसको आगे चलेंगे या उसको लेके आगे जाएंगे, है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा। तो पहले बच्चों, ये टॉपिक इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम की बात कीजिए या कोई बेसिक सा कंसेप्ट की बात कीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वहाँ पे इसका इस्तेमाल जरूर होता है ना। जैसे कि आप एग्जाम देते हैं ना, जैसे 11th 12th के बाद जेई देते हैं, नीट देते हैं, है ना, केमिस्ट्री में, और थोड़ा आगे चलेंगे तो IIT JAM भी देते हैं, CSR नेट गेट ये सब देते हैं। तो हर कहीं पे जब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ जुड़े रहेंगे तब तक ये टॉपिक का, इस टॉपिक से सवाल आना बनता ही बनता है। चलिए फिर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग क्या पढ़ेंगे पहले ध्यान से देखिएगा। मैं एक बता रहा हूं आप लोगों को, पहले हम क्या पढ़ेंगे, हम पहले केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। आप एक काम कीजिए, साथों साथ नोट कीजिए, या अगर मैं पूरा फुल बोर्ड लिख लूंगा फिर उसके बाद आप नोट कर दीजिएगा वीडियो को पॉज करके। चलिए दूसरा, केमिकल रिएक्शंस के बाद हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म, है ना। उसके बाद हम क्या देखेंगे, बॉन्ड फिशन दिखेंगे, बॉन्ड फिशन, या इसको आप बॉन्ड ब्रेकिंग भी बोल सकते हैं, है ना। फिर आगे चल के हम लोग 3R के बारे में पढ़ेंगे, यानी जैसे कि 9th और 10th में आप अक्सर पढ़ा करते होंगे 3R के बारे में, है ना। जैसे रीयूज, रिसाइकिल, है ना, ऐसे कुछ है। लेकिन यहाँ पे 3R का मतलब, पहला R का मतलब होता है रिएक्टेंट, दूसरा R का मतलब होता है रीएजेंट, एंड तीसरा R का मतलब होता है, जो आपका थर्ड आता है, वो होता है रिलेशन बिटवीन रिएक्टेंट एंड रीएजेंट, जो कि आप लोगों को कहां तक पहुंचा देगा, प्रोडक्ट तक। मतलब ये हमारा अभी टॉपिक का सीक्वेंस रहेगा, ऐसे ऐसे हम आगे इसको लेके जाएंगे, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन से, देखते हैं केमिकल रिएक्शन हम किसको बोलेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, जैसे कि स्वस्तिक सर ने आप लोगों को बताया था केमिकल बॉन्डिंग के पहले लेक्चर में कि बॉन्ड्स होते क्या है या कितने टाइप के बॉन्ड हो सकते हैं, ये सब आप लोगों को स्वस्तिक सर बता दिए हैं। जाके वो वीडियो पहले देख लीजिए बॉन्ड के बारे में। फिर यहाँ पे जो भी हम बॉन्डिंग के बारे में चर्चा करेंगे वो आपका कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में देखेंगे। यानी कोवेलेंट बॉन्ड हम उसी को बोलेंगे जहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना। आप अच्छे से जान पाएंगे अगर वो जब वो वीडियो आप लोग देख लेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे, है ना। चलिए मान लेते हैं एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन अक्सर होता क्या है ना। चलिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, AB प्लस XY गिव्स राइज टू, चलिए लिख लेते हैं AX प्लस BY। ध्यान से देखिएगा, है ना। चलिए बच्चों, कोवेलेंट बॉन्डों में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना। यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है,
ध्यान से देखिए, पहले A और B के बीच में बॉन्डिंग है, फिर X और Y के बीच में बॉन्डिंग है ना। यानी इस साइड को आप क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। वेरी गुड, रिएक्टेंट बोलेंगे। अब इस साइड पे चले आइए, इस साइड को आप क्या बोलेंगे, है ना? इसको आप बोलते हैं, है ना, प्रोडक्ट बोलते हैं। देखिए ये जो बॉन्ड है, रिएक्टेंट के जो बॉन्ड है, इसको ना आप ओल्ड बॉन्ड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ओल्ड बॉन्ड। और ये जो प्रोडक्ट के बॉन्डिंग है या प्रोडक्ट के जो बॉन्ड है, इनको क्या बोल सकते हैं? न्यू बॉन्ड। चलिए मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। स्टूडेंट्स, अगर हर कहीं पे भी या दुनिया में कहीं पे भी अगर ओल्ड बॉन्ड का ब्रेक होता है ना, ब्रेक, यानी जो ओल्ड बॉन्ड होते हैं वो टूटता है, यानी उसका ब्रेक होता है, एंड अगर न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना, फॉर्मेशन होता है, यानी कहीं भी रिएक्शन दुनिया में कहीं पे भी पुराना बॉन्ड का जब भी ब्रेक होगा और उसके बदले न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा, तब आप उसको एक केमिकल रिएक्शन का दर्जा दे देंगे या उसको आप केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, है ना। यानी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो यहां पे क्या हो जाएगा? द ब्रेकिंग ऑफ old bonds and the formation of new bonds is known as chemical reaction, है ना, केमिकल रिएक्शन। तो आप यहीं से समझ गए होंगे कि हम लोग केमिकल रिएक्शन किसको बोलेंगे। अगर कहीं पे भी पुराना बॉन्डों का ब्रेक होता है और उसके बदले न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो वहां पे केमिकल रिएक्शन बनता है और वहां पे केमिकल रिएक्शन होता है ना। चलिए, तो यहां पे आपने जिक्र किया कि बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, यानी बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं। चलिए देख लेते हैं हमारे पास कितने तरीके हैं कोई भी कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए, है ना। चलिए अब दूसरा हेडिंग पे चलते हैं। पहले मैंने आप लोगों को बता दिया, इस सारे को नोट कर दीजिए कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। कहीं पे भी पुराना बॉन्ड का ब्रेकअप होता, ओह ब्रेकअप से याद आ गया, है ना, जैसे कि लड़के लोगों का बहुत बार ब्रेकअप होता है। भाई कितनी बार भी प्यार हो सकता है लड़कों को इसमें कोई गारंटी है ही नहीं। चलिए ध्यान से देखिएगा, फटाफट इसको नोट कर दीजिए। अब दूसरा चलते हैं, है ना। पहले हम लोग क्या किए, केमिकल रिएक्शंस के बारे जाने कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। कोई भी अगर ओल्ड बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और उसके बदले हम न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, तो आप उसको केमिकल रिएक्शंस के बारे में बता देते हैं या आप उसको केमिकल रिएक्शन का दर्जा दे देते हैं। चलिए अभी क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, मतलब प्रोडक्ट पाने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, तभी तो प्रोडक्ट जाके बनेगा। यहां पे था ना, ए और बी के बीच में था और किसके बीच में फॉर्म हो गया, ए और एक्स के बीच में, यानी जो पुराना बॉन्ड था उसका ब्रेक हुआ है और उसके बदले न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है ना। चलिए फिर शुरू करते हैं बॉन्ड ब्रेकिंग। और आप इसको बॉन्ड क्लीवेज भी बोल सकते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग बोलिए या बॉन्ड क्लीवेज बोलिए, बात बराबर है ना। चलिए बच्चों एग्जाम्पल से समझते हैं, ध्यान से देखना, बोर्ड पे ध्यान से देखना। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए ए और बी के बीच में बॉन्डिंग है ना। अच्छा यहां तक दिख रहा है ना, चलिए यहां से शुरू करते हैं। ए और बी के बीच में बॉन्डिंग है ना। और आप जैसे कि जानते हैं कोई भी कोवलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। अगर मैं ये बॉन्ड को तोड़ने जाऊं, मैं क्या करता हूं, एक इलेक्ट्रॉन ए को दे देता हूं और एक इलेक्ट्रॉन बी को दे देते हैं, है ना। मतलब ए के ऊपर क्या हो जाएगा बेटा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा एंड बी के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, है ना। यानी आप जो बॉन्ड को तोड़ने गए और तोड़ने जब जाते हैं, जो 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास है, एक आप किसको दे देते हैं, ए को, यानी ए के पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, वही दूसरा इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाता है, बी के पास आ जाता है। मतलब आप जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं इक्वल और अनइक्वल, यस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कहीं पे भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है,
तो आप वहां पे किस टाइप का बॉन्ड क्लीवेज बोलेंगे ना बच्चों? वहां पे होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, होमोलाइटिक, है ना। क्या किया आपने कि जब बॉन्ड को तोड़ने गए, जो बॉन्डों में 2 इलेक्ट्रॉन है, आप क्या किए? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए, यानी एक को इलेक्ट्रॉन दे दिए, जो 2 इलेक्ट्रॉन है आप ए को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिए और दूसरा इलेक्ट्रॉन बी को दे दिए। मतलब यहां पे जो बॉन्ड क्लीवेज हुआ है वो होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हुआ है, होमोलाइटिक, है ना। तो होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कब होता है? जब आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, है ना। चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। वही बॉन्डिंग ए और बी के बीच में है, लेकिन अब कहानी कुछ अलग है बेटा, ध्यान से देखना है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, मैंने क्या किया, ये दोनों के दोनों ए को दे दिया, है ना। और जैसे कि जानते होंगे आप, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। अगर नेगेटिव होता है तब ये बॉन्ड जब टूटेगा तो ए के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया। और दूसरा बी के ऊपर बेचारा पॉजिटिव आ जाएगा। यानी यहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इक्वल और अनइक्वल, यस, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब यहां पे क्या हुआ है बच्चों? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। मान लीजिए 2 बंदे हैं, राम और श्याम, है ना। आपके पास कितने पैसा है? मान सकते हैं 10 लाख है इन दोनों के पास। अगर हम 10 के 10 किसको दे देंगे? कोई एक को दे देंगे, मान लीजिए राम को दे देते हैं, तो एक के पास पूरा पैसा आ गया और दूसरे के पास कुछ भी नहीं है। यानी जब पैसा का डिस्ट्रीब्यूट किया गया वो अनइक्वल था। और हर कहीं पे भी दुनिया में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वहां पे जब बॉन्ड क्लीवेज होता है हम उसको नाम दे देते हैं हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। देखिए ध्यान से देखिए, बस 2 ही बातें याद रखना है। अगर हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो वहां पे होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। अगर हम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो वहां पे हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। ये बात आप रख लीजिए अपने मन में, है ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हम जब भी होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करना जाएंगे या करेंगे, किसके प्रेजेंस में करेंगे बच्चों? बच्चों ये जनरली इट ऑकर्स in the presence of heat or light, right? मतलब जब भी आप होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज करेंगे वहां पे हीट और लाइट का कंडीशन दिया जाएगा। डेल मतलब हीट, एच न्यू मतलब लाइट। इसका मतलब यही है कि होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज कब होता है या इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि आपके पास आइदर हीट और लाइट प्रेजेंट होना चाहिए। यानी इन दोनों को प्रेजेंस में क्या होता है? होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है। चलिए हेटेरोलाइटिक में चल जाते हैं। अच्छा सर, आपने तो ये भी कर सकते हैं सर, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं आप दोनों के दोनों बी को भी दे सकते हैं। बिल्कुल सर, क्यों नहीं। अगर बी को दे देंगे तो बी के ऊपर बेटा नेगेटिव, ए के ऊपर पॉजिटिव। ओ माय गॉड सर, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? कभी सर ए को दे रहे हैं, कभी बी को दे रहे हैं। यानी यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप? भाई ये तो खेल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है ना, कोई भी अगर बॉन्डों में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, जो भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है वो खींचता है खुद की तरफ। मान लीजिए मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है आप लोगों से, तो आप और हमारे बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स है, यानी जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स है, मैं ले लूंगा सारा का सारा। अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। यानी यहां पे बताइए ए ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी। यहां पे सारा का सारा माल यानी इलेक्ट्रॉन्स, माल मत बोलिएगा बेटा, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स कौन ले रहा है? बी। यानी यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी इज ग्रेटर देन ए। यहां पे क्या कंडीशन हुआ? इन प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट यहां पे क्या कंडीशन होगा? देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शुड बी
प्रेजेंट। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बोल सकते हैं आप, डिफरेंस। और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगा वो बॉन्डों में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको ले लेगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा। देखिए यहां पे बच्चों जो फॉर्मेशन हुआ है, ए के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन हुआ है ना, ए के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है, और इस स्पीसीज को बोला जाता है रेडिकल्स, यानी आप इसको फ्री रेडिकल्स भी बोल सकते हैं ना, फ्री रेडिकल्स। वही बात अगर यहां पे मैं देखूं, यहां पे एक नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हुआ है, मतलब यहां पे फॉर्मेशन ऑफ आयन शक्कर, है ना, आयन शक्कर। यहां पे क्या फॉर्म हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल अकर। यहां पे फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हुआ है और यहां पे क्या फॉर्मेशन हुआ है, आयन्स फॉर्मेशन हुआ है, मतलब एक कैटायन जो पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा एनायन। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हाँ बिल्कुल ले लेते हैं, यहां पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर ध्यान से देखिए मैं Cl2 को ब्रेक करना चाहूं, है ना, Cl2 क्लोरीन, है ना, किसके प्रेजेंस में, H और डेल, कुछ भी ले सकते हैं, हीट और लाइट ले सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, चलो Cl2 में Cl और Cl के बीच में बॉन्ड है, बताइए बताइए बताइए, बॉन्डों में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। हीट और लाइट के प्रेजेंस में सर होमोलाइटिक, क्या होगा सर, होमोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, है ना। अगर होमोलाइटिक बॉन्ड ब्रेकिंग होता है तो एक इलेक्ट्रॉन आप क्लोरीन को दे दीजिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी क्लोरीन को दे दीजिए। ध्यान से देखिए, तो यहां पे क्या फॉर्म हो जाएगा, Cl के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन प्लस Cl के ऊपर इलेक्ट्रॉन, आप इसको क्लोरीन फ्री रेडिकल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, क्लोरीन फ्री रेडिकल। मतलब जो बॉन्डों में इलेक्ट्रॉन से आपने क्या किया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए, और जब कहीं पे भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वहां पे होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज आ जाता है ना। चलिए अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कोई अल्काइल हैलाइड दिया गया है ना, CH3Cl, इसको आप अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। अब क्या करेंगे, जैसे कि आप जानते होंगे कि कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम या ज्यादा, यस ज्यादा होता है, यानी क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। अभी बताया, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, जिसका कम उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। और यहां पे जब आप हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज करने जाएंगे, है ना, हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, है ना, तो यहां पे बताइए जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन ले लेगा, क्लोरीन। अगर ले लेता है तो यहां पे Cl के ऊपर नेगेटिव एंड कार्बन के ऊपर बताइए पॉजिटिव फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी आप यहां से देख सकते हैं, बताइए होमोलिटिक में कुछ आयन्स फॉर्मेशन हो रहे हैं क्या, नहीं सर बिल्कुल भी नहीं हो रहे। लेकिन हेट्रोलाइटिक में सर आयन्स फॉर्मेशन हो रहे हैं, हाँ सर, एक एनायन एक कैटायन, ये सर ये दोनों फॉर्मेशन हो रहे हैं। यानी हेट्रोलिटिक में आयन्स फॉर्मेशन हो रहे हैं, होमोलिटिक में कोई भी आयन्स फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इसलिए अगर ये आयन फॉर्मेशन करता है, सच टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज इज ऑल्सो कॉल्ड, यहां पे लिख देता हूं, ऑल्सो कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड क्लीवेज, आयोनिक बॉन्ड क्लीवेज। क्यों, आपने क्यों इसको आयोनिक बॉन्ड क्लीवेज बोले, क्योंकि सर यहां पे जब भी ब्रेकिंग होता है आयन्स का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहां पे ध्यान से देखिए, अगर मैं इस की बात करूं तो यहां पे बिल्कुल सर यहां पे रेडिकल्स फॉर्मेशन हो रहे हैं। मतलब इसको बता सकते हैं, यहां पे अगर ये आयोनिक है इसको आप बोल सकते हैं ऑन आयोनिक बॉन्ड क्लीवेज। मैंने 3-4 बातें बताई आप लोगों को, इसको ध्यान से देखिए और फटाफट नोट कर दीजिए, ठीक है। चलिए आप वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए, मैं इसको रफ कर रहा हूं। चलिए
थोड़ा आगे चलते हैं फिर। तो आप लोगों के पास कितने तरीके हैं बॉन्ड को तोड़ने के लिए, कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड को? सर 2 तरीके हैं। क्या क्या वो तरीके हैं? एक तो है सर होमोलाइटिक यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा तरीका है हेटेरोलाइटिक यानी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और कब कैसे कैसे होता है मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों। कोई भी रिएक्टेंट आपके पास है ना, जैसे कि होता क्या है ना, कोई भी रिएक्टेंट रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है ना, रिएजेंट, और रिएजेंट के साथ रिएक्ट करने के बाद वो एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है ना, या इंटरमीडिएट, और वहां पे जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है वो तुरंत ही प्रोडक्ट दे देता है। यानी कोई भी अगर हम केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे तो वहां पे 4 बात आता है। पहला, आपके पास एक रिएक्टेंट होना चाहिए। दूसरा, रिएक्टेंट को किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे? रिएजेंट के साथ। इसको आप सबस्ट्रेट भी बोल सकते हैं, सबस्ट्रेट बोल सकते हैं, है ना। चलिए, अब ये रिएक्टेंट और रिएजेंट दोनों का रिएक्शन होगा। रिएक्शन होने के बाद एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है ना। क्या है इंटरमीडिएट? बिल्कुल आगे जाके देखेंगे इंटरमीडिएट क्या होते हैं। बच्चों यहां पे अभी आपने जिक्र किया कि आयन्स फॉर्मेशन होते हैं ना, यानी एक कैटायन फॉर्मेशन होता है ना। अभी आप हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में बात किए, और एक आनायन फॉर्मेशन हुआ है ना। और दूसरा क्या हुआ है सर? फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन हुआ है। ये सब क्या होते हैं बेटा? यही तो इंटरमीडिएट होते हैं। जो कैटायन या आनायन या फ्री रेडिकल, ये सब इंटरमीडिएट होते हैं, और ये सब अनस्टेबल स्पीसीज होते हैं, इसलिए ये तुरंत ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना। यानी आपके पास 4 चीजें होना चाहिए आपके पास कोई भी केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। एक रिएक्टेंट, दूसरा रिएजेंट, तीसरा जो इन दोनों के रिएक्शन होने से एक इंटरमीडिएट बनता है, और वही इंटरमीडिएट जाके प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है। चलिए यहां से समझते हैं कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है। रिएक्शन मैकेनिज्म है ना, ध्यान से देखो। तो क्या होता है बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म ना, ध्यान से देखना, नोट करना इसको। ए सीक्वेंशियल अकाउंट ऑफ ईच स्टेप of electron transfer, बॉन्ड फॉर्मेशन, पहले नोट कर लो, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग, या पहले लिख सकते हैं इसको, एंड द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन of reactant into product is called as reaction mechanism। वाह कितना बड़ा स्टेटमेंट है ना। चलिए समझते हैं इसको। ए सीक्वेंशियल अकाउंट मतलब एक अकाउंट बनाएंगे, है ना। कैसा अकाउंट बनाएंगे? यानी एक डिटेल्स बनाएंगे, है ना। डिटेल्स, क्या डिटेल्स होना चाहिए उसमें? कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। बच्चों आपने तो बॉन्ड क्लीवेज किया ना, यानी बॉन्ड को ब्रेक किए। बॉन्ड ब्रेकिंग मतलब क्या किए? उसमें इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किए। जैसे 2 उपाय है ना आपके पास, या 2 मेथड है आपके पास, जैसे इक्वल कर सकते हैं, अनइक्वल कर सकते हैं। वही तो इलेक्ट्रॉन का तो ट्रांसफर ही किया ना, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना। कैसे करेंगे? बॉन्ड फॉर्म करके एंड बॉन्ड ब्रेक करके, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। और क्या होता है ना बच्चों? रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, ध्यान से देखिएगा, द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। यानी जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट होने जाएगा उस रिएक्शन का रेट क्या होना चाहिए। ठीक है, 4 बातें। पहले इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, पहला बात। दूसरा बात बॉन्ड फॉर्मेशन। नंबर 3 बॉन्ड ब्रेकिंग। एंड चौथा, जब भी आप रिएक्टेंट से
प्रोडक्ट बनाने जाएंगे उसका रिएक्शन का रेट क्या होना चाहिए। अगर ये चार बातों को आपको समझना है तो आपको किसके बारे में जानना होगा, रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। यानी ये चार बात अगर जोड़ देंगे एक जगह पे, उसका नाम क्या बोलेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म, है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, आप यहाँ से मान लेते हैं भुवनेश्वर जा रहे हैं या कटक जा रहे हैं, है ना। इसको नोट करते रहिए और एक छोटा सा एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए आप भुवनेश्वर जा रहे हैं ना, यहाँ से अनुगुल से भुवनेश्वर जा रहे हैं। मान लीजिए आप टाटा हैरियर में जा रहे हैं, मतलब किस टाइम से यहाँ से निकले, पहला वहाँ पे जब पहुँचेंगे उसका टाइम क्या होना चाहिए, आप कितने स्पीड में जा रहे हैं, आप कौन से पाथ में जा रहे हैं, है ना, आप हाईवे में जा रहे हैं या कोई शॉर्टकट ले रहे हैं। यानी ये जो डिटेल्स जो पता करते हैं ना, यानी वो डिटेल्स जब लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, है ना, रिएक्शन मैकेनिज्म। यानी कोई भी रिएक्शन का अगर हम डिटेल्स में जाएं, वो कैसे फॉर्मेशन हुआ है, उसका बॉन्ड क्लीवेज कैसे हुआ है, उसका इलेक्ट्रॉन कैसे एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर हुआ है, ये सारे बातें जब हम पढ़ेंगे उसका नाम दे देंगे रिएक्शन मैकेनिज्म, है ना। चलिए इसको फटाफट नोट कर दीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। ये रिएक्टेंट क्या होते हैं, रिएजेंट्स क्या होते हैं, इंटरमीडिएट क्या होते हैं, और ये रिएक्टेंट और रिएजेंट जब रिएक्ट करते हैं तब प्रोडक्ट कैसे बनता है, ये सारे बातों को अभी पढ़ते हैं। अगर ये सारे हम पढ़ लिए तो आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, यानी जीओसी का लेक्चर 1 कंप्लीट हो जाएगा जब ये तीनों बात हम पढ़ लेंगे। चलिए फटाफट नोट कर दीजिए इसको, आगे चलते हैं। जो थोड़ा हैंडराइटिंग उतना अच्छा नहीं है, अब खुद थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं ना, बात तो समझ में आना चाहिए भाई हैंडराइटिंग में क्या रखा है ना। चलिए चलते हैं रिएक्टेंट। चलिए रिएक्टेंट किसको बोलेंगे, ध्यान से देखिएगा। द स्पीसीज ऑन व्हिच reagent is attacked is called reactant। मतलब जिसके ऊपर, है ना, जो स्पीसीज या जो रिएजेंट होता है वो अटैक जिसके ऊपर करेगा उसको आप क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट, और क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट, है ना। एग्जाम्पल से समझते हैं, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल ले लेते हैं अल्काइल हैलाइड का, है ना। और अगर हम कोई अल्काइल हैलाइड के सामने कोई न्यूक्लियोफाइल दे देंगे, है ना, यानी इसका रिएक्शन जब एक्वस NaOH के साथ करेंगे, आगे जाके मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। यहां से एक OH माइनस जैसे न्यूक्लियोफाइल जैसे निकलेगा, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। इस चीज के ऊपर वो अटैक करेगा, है ना, यहां पे अटैक करेगा इस चीज के ऊपर, मतलब जिसके ऊपर अटैक करता है उसको क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। जो अटैक करता है ना, किसने अटैक किया भाई, OH माइनस ने, इसको आप क्या बोलेंगे, रिएजेंट। और इसको आप अटैकिंग रिएजेंट भी बोल सकते हैं, है ना, अटैकिंग रिएजेंट। और यहां पे ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, ये प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट कैसे होता है, ये सब मैकेनिज्म हम बाद में देखेंगे। प्रोडक्ट यानी रिएक्टेंट क्या होता है, स्पीसीज ऑन व्हिच रिएजेंट इज अटैक, जिसके ऊपर अटैक करता है उसको आप रिएक्टेंट बोलेंगे। जो अटैक करता है, मान लीजिए मैं किसी दूसरे के ऊपर अटैक कर रहा हूं, मतलब मैं अटैक कर रहा हूं, मैं रिएजेंट, जिसके ऊपर मैं अटैक करूंगा उसको आप बोलेंगे रिएक्टेंट, है ना। चलिए अब देख लेते हैं कि जो रिएजेंट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, है ना, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा बोर्ड पूरा फुल चाहिए इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, ध्यान से देखिए। चलिए यानी हम दूसरा टॉपिक क्या होगा, अभी हेडिंग क्या होगा, अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट, चलिए देखिए ध्यान से देखिए, अटैकिंग रिएजेंट होते क्या हैं, मतलब जो सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है। मतलब अटैकिंग रिएजेंट कितने टाइप के हो सकते हैं, मैं यहां पे एक टेबल बना रहा हूं, ध्यान से टेबल को देखिएगा। पहले तो एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, जिसको आप
इलेक्ट्रोफाइल भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स, है ना, इलेक्ट्रोफाइल्स। दूसरा क्या होता है? एक होता है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। और इसको आप न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हैं। मतलब अटैकिंग रिएजेंट कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों? अटैकिंग रिएजेंट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज योर इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट एंड अनदर वन इज योर न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, है ना। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होते क्या है और इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं बच्चों? ध्यान से देखना, इलेक्ट्रोफाइल्स, है ना, मतलब जोड़ा गया है इलेक्ट्रो एंड फाइल्स। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड फाइल्स मीन्स लविंग। फाइल्स का मतलब होता है लविंग एंड इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स। यानी कोई भी स्पीसीज अगर इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है, प्यार भाई बहुत बड़ा चीज है ना, प्यार। चलिए देखते हैं कैसे प्यार होता है। यहां पे इलेक्ट्रॉन से कैसे प्यार होता है बच्चों बताइए। अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन से प्यार कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, कोई नेगेटिव से प्यार कर रहा है, उसके पास क्या होगा? नेगेटिव ज्यादा होगा या नेगेटिव कम होगा? बिल्कुल उसके पास नेगेटिव कम होगा, तभी तो वो नेगेटिव के पास आ रहा है ना। मतलब ये जो स्पीसीज होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन रिच नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। दिस स्पीसीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, है ना। ये जो स्पीसीज होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। इसलिए बच्चों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन कम होता है, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? इलेक्ट्रॉन के पास। कोई क्यों जाएगा? अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन कम है तभी तो वो इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन कम है मतलब डेफिशिएंट, यानी दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। अगर यहां पे मैं बोलूं न्यूक्लियोफाइल्स, ध्यान से देखो, न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लियस, फाइल्स मीन्स लविंग। मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है तो ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है इसलिए इलेक्ट्रॉन के पास जा रहा है। इसके पास बखूब इलेक्ट्रॉन है, कूद कूद के भरा है इसके पास, है ना। यानी हमने अटैकिंग रिएजेंट को दो हिस्सों में बांट दिए। पहला हिस्सा क्या है हमारे पास? एक है इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, न्यूक्लियोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, है ना। चलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हम किसको बोलेंगे? अगर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन है उसके वैलेंस सेल में, है ना? यानी अगर कोई भी एटम्स और मॉलिक्यूल उसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, जैसे आप इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं ना ऑक्टेट रूल। दुनिया में कोई भी एलिमेंट कोई भी एटम या मॉलिक्यूल्स हो, वो चाहता है कि उसका वैलेंस सेल में 8 कम से कम इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, है ना। उसी को तो आप बोलते हैं, नाम दे देते हैं ऑक्टेट रूल। मतलब इसके पास कम है, कम यानी डेफिशिएंट। ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। दीज आर ऑक्टेट इनकम्प्लीट स्पीसीज। यहां पे अगर इसके ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो यहां पे क्या हो जाएगा? हैविंग ऑक्टेट कंप्लीट। तो यहां पे हमने क्या देखे कि जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, यानी उनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कमी होता है ना। फटाफट इसको नोट कर दीजिए। चलिए फटाफट नोट कीजिए इसको, फिर एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, है ना। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। चलिए जैसा कि पहले हम इसका डेफिनेशन बता दिए, जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं
वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स। यहां पे मैं लिख रहा हूं न्यूक्लियोफाइल्स। उसी टेबल को आगे बढ़ाइएगा, है ना। जनरली हम इलेक्ट्रोफाइल्स को बच्चों ई पॉजिटिव रिप्रेजेंट करते हैं ना, एक तरीका होता है रिप्रेजेंट करना, ई के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, और न्यूक्लियोफाइल को एन यू के ऊपर एक नेगेटिव। इजी होता है, कोई भी चीज अगर आप मानते हैं ऐसा हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इजी बन जाता है चीजों को समझने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। तो पहला पॉइंट इसका क्या था, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट किसको बोलेंगे, जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। दूसरा न्यूक्लियोफाइल किसको बोलेंगे, ना जिसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो या इलेक्ट्रॉन रिच हो। चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल का एग्जांपल। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी है तो दुनिया में जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं इस कैटेगरी में आ जाएंगे, ऑल एटम्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज, है ना। एग्जांपल से समझिए, ध्यान से देखिए, H पॉजिटिव, NO पॉजिटिव, एटम्स और मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं, है ना। NO पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, SO3H पॉजिटिव, है ना। X पॉजिटिव, X पॉजिटिव मतलब Cl पॉजिटिव, Br पॉजिटिव एटसेट्रा, है ना। जितने भी पॉजिटिव चार्जेस एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं आप उसको इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं, है ना। चलिए और एक एग्जांपल से समझिए इस एग्जांपल को, ध्यान से देखिए। इसको आप बोलते हैं ना, कोई भी अगर कार्बन एटम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है तो आप उसको कार्बोकैटायन बोलते हैं, कार्बोकैटायन। एनी कार्बन एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड एज कार्बोकैटायन। और देख लेते हैं ये कार्बोकैटायन किस कैटेगरी में आएगा, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। चलिए देखते हैं, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है बॉन्डों में, 2, यहां पे 2, यहां पे 2, ओ माय गॉड 6 इलेक्ट्रॉन। अगर किसी के पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो 8 से कम है, अगर कम है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। यानी जो कार्बोकैटायन एक इंटरमीडिएट होता है, मैंने बताया था जब भी चार्जेस आ जाएंगे वो इंटरमीडिएट जैसे बिहेव करेंगे, तो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट हैं वो एक इलेक्ट्रोफाइल है ना। ध्यान से देखिएगा, इसको आप बोल सकते हैं मिथाइल कैटायन। कार्बोकैटायन किसको बोलेंगे ना, एनी कार्बन एटम हैविंग, बोलिए हैविंग पॉजिटिव चार्ज is known as कार्बोकैटायन। वैसे ही इस तरफ चले आइए, अगर यहां पे एग्जांपल बनता है ऑल एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पे ऑल एटम्स, बोलिए क्या हो जाएगा, और मॉलिक्यूल्स, बोलिए हैविंग नेगेटिव चार्ज। जिसके पास नेगेटिव चार्ज है आप उसको न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं। लाइक एग्जांपल्स, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, I नेगेटिव, है ना, OH नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, है ना, देन बताइए RO नेगेटिव, है ना। ये सब आप क्या बोल सकते हैं, ये सब इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं, न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, ये सब इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, है ना। ध्यान से देखिएगा। चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पे कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, लेकिन यहां पे कार्बन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज। अगर कहीं कार्बन एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो आप उसको बोलते हैं कार्बोआनायन। कार्बोआनायन, कार्बन एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन, कार्बन एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज कार्बोआनायन। देखिए यहां पे भी चार्ज है, मैंने बताया था अगर चार्ज आएगा कोई भी स्पीसीज तो इंटरमीडिएट जैसे बिहेव करेगा, और इसको आप बोल सकते हैं कार्बोआनायन इंटरमीडिएट। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज है। अगर किसी के पास नेगेटिव चार्ज है तो किस टाइप का बिहेवियर दिखाएगा, न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर, है ना। चलिए और कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। देखिए चलिए यहाँ से, हाँ दिख रहा है ना यहाँ से, ओके वेरी गुड। कुछ न्यूट्रल्स ले लेते हैं, न्यूट्रल्स इलेक्ट्रोफाइल्स। ये तो चार्ज वाला कंसेप्ट चला गया, चार्ज स्पीसीज था, है ना। ये भी चार्ज स्पीसीज था, चार्ज स्पीसीज।
अब थोड़ा न्यूट्रल ले लेते हैं, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। लाइक एग्जांपल देखिए, ध्यान से देखिएगा न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल का एग्जांपल, लाइक BF3, BH3, AlCl3 या FeCl3। देखिए ध्यान से देखिए, ये सब न्यूट्रल हैं, है ना, और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करेगा। कैसे? ध्यान से देखो, BH3 को ध्यान से देखो, बताइए कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसमें? सर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 कुल मिलकर कितना हो गया भाई? 6। अगर 6 इलेक्ट्रॉन होता है ऑक्टेट कंप्लीट और इनकम्प्लीट, 8 होना चाहिए, इनकम्प्लीट तो किसका दर्जा दे देंगे? इलेक्ट्रोफाइल का, है ना। वैसे ही आइए इस तरफ आ जाइए, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। ध्यान से देखिएगा, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। अमोनिया, यस, एक लोन पेयर है, मतलब ऐसे लिख सकते हैं, having a unshared pair of electron। किसी के पास अगर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब लोन पेयर मान सकते हैं, लोन पेयर जो किसी के साथ शेयरिंग नहीं हुआ है, आप उसको न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं। एग्जांपल वाटर, यस, 2 लोन पेयर है इसके पास। अल्कोहल, यहां पे लिख देता हूं अल्कोहल, इसके पास भी है 2 लोन पेयर, है ना। चलिए, तो ये सब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, ये सब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं ना। चलिए फटाफट इसको नोट कर दीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखो बच्चों, ये जो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं ना, इनको हम लुईस एसिड भी बोलते हैं। लुईस एसिड क्यों बोलते हैं भाई लुईस एसिड? ध्यान से देखो, लुईस बाबा ने क्या बताया कि हम एसिड किसको बोलेंगे? अगर कोई लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है ना, मतलब खुद की तरफ ले रहा है, यानी एक्सेप्ट कर रहा है। मेरे को बताइए कौन लेना चाहेगा? जिसके पास ज्यादा है या कम है? भाई जो गरीब है वो तो हमेशा लेना चाहता है ना, यानी गरीब मतलब इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन्स कम है, इसलिए वो ले सकता है। अगर कोई लेता है तो आप उसको क्या बोलेंगे? लुईस एसिड, यानी लोन पेयर एक्सेप्टर। कोई भी लोन पेयर एक्सेप्ट करता है तो आप उसको लुईस एसिड बोलेंगे। मतलब यहाँ पे जो BF3 है या BH3 कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी खाली है इसके पास, ले सकता है। अगर ये ले लेता है तो ये एक लुईस एसिड बन जाएगा, है ना। वैसे ही जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं आप उसको लुईस बेस भी बोल सकते हैं, है ना। लुईस बेस, क्यों लुईस बेस बोल सकते हैं? यहाँ पे क्या था? लोन पेयर एक्सेप्टर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? लोन पेयर, बोलिए लोन पेयर डोनर। मतलब ये अगर लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, बिल्कुल सर इसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कर सकता है? लोन पेयर डोनेट कर सकता है। अगर कोई भी लोन पेयर डोनेट करता है तो आप उसको लुईस बेस का नाम दे सकते हैं। यानी जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं आप उसको लुईस एसिड भी बोल सकते हैं, जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं आप उसको लुईस बेस भी बोल सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, BH2NH2, है ना। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और यह इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है ना। आप इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट मतलब खाली स्पेस है, इसके पास बहुत खाली स्पेस है। तो ये क्या करेगा? अपना जो इलेक्ट्रॉन है इसको दे सकता है, बिल्कुल सर दे सकता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ये ले लेता है, जो लेता है एक्सेप्ट करता है लुईस एसिड, जो डोनेट करता है लुईस बेस, है ना। छोटा सा कंसेप्ट है लुईस एसिड बेस का। जो देता है वो मरता है, नहीं मरता है। जो देता है वो जीता है ना। मतलब ये जो
जो दे रहा है उसको आप क्या बोलेंगे, लुईस बेस। जो ले रहा है आप उसको बोलेंगे लुईस एसिड, और इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं लुईस एसिड बेस पेयर। मतलब ये यहां से डोनेट हो रहा है, यहां से एक्सेप्ट हो रहा है ना। चलिए फटाफट इसको नोट कर दीजिए, फिर थोड़ा आगे चलते हैं। लास्ट कंसेप्ट बचा हुआ है फ्री रेडिकल का। फ्री रेडिकल, ध्यान से देखिएगा बच्चों। इलेक्ट्रोफाइल का और एक एग्जांपल है बचा हुआ है, कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल क्या है ये कार्बन फ्री रेडिकल? ध्यान से देखो, अगर कहीं कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, है ना, जैसे कि आप अभी पढ़ाया मैंने आप लोगों को, कार्बन एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन, कार्बन एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज कार्बोआनायन, कार्बन एटम हैविंग ए रेडिकल, यानी इसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर होगा, ध्यान से देखो, तो इसको आप क्या बोल देंगे, कार्बन फ्री रेडिकल, यानी इसको आप बोलेंगे कार्बन। अच्छा यहां पे लिख दिया है ना, देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ध्यान से देखो। चलिए 2 2 यहां पे 2, यानी 6 एक साथ 7 इलेक्ट्रॉन है। 8 से कम है या ज्यादा है? कम है। अगर 8 से कम इलेक्ट्रॉन होता है तो आप इसको बोल सकते हैं एक इलेक्ट्रोफाइल है ना। यानी ये सब जो होते हैं ना, मैंने बताया था आपको, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो भी इंटरमीडिएट होते हैं। कार्बोकैटायन, कार्बोआनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, ये तीनों के तीनों इंटरमीडिएट्स होते हैं, है ना। अगर मैं डिटेल्स में इसको बताऊं तो कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल, कार्बोआनायन नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल, एंड कार्बन फ्री रेडिकल इसके पास भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये भी आपका बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, है ना। चलिए फटाफट इसको नोट कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ा आगे चल के, जो भी आज इंट्रोडक्शन पार्ट था, यानी पहले मैंने बताया आपको केमिकल रिएक्शंस के बारे में, फिर हम लोगों ने बात किए रिएक्टेंट, रिएजेंट और प्रोडक्ट के बारे में, फिर हमने बॉन्ड फिशन के बारे में पढ़े, रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है ये सब देखे, अटैकिंग रिएजेंट कितने टाइप्स के होते हैं वो भी सब देखे। तो ये टोटल आप एक काम कीजिए, जो नोट्स बनाए हैं ना आप लोगों ने अभी क्लास का, एक रफ कॉपी लीजिए, वहां से आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, वहां पे प्रैक्टिस कीजिए कि क्या आप पढ़े, उसको रिवाइज कीजिए बार बार, ठीक है। चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हाँ, सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा, ताकि आप और हम हमेशा के लिए जुड़ जाए, जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपके तक पहुंच जाएगा। तो जीओसी का पहला लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास। जय हिंद।